मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक बेशकीमती लाल चंदन की लकड़ी के बारे में बताया जाता है जो पूरी दुनिया में इंडिया को छोड़कर कहीं भी नहीं पाई जाती। और इस लाल चंदन की लकड़ियों को चाइना होते हुए जापान भेजा जाता है। इन लकड़ियों को इतना कीमती होने के कारण इनका इलीगल स्मगलिंग होता है जिससे लोगों को करोड़ों रुपए मिलते हैं, पर इसमें जान और पुलिस का काफ़ी खतरा रहता है। अब अगले सीन में हम एक ट्रक को देखते हैं जो लाल चंदन से भरा रहता है और उसके पीछे पुलिस की गाड़ियाँ पड़ी रहती है। इस ट्रक को हमारा हीरो पुष्पा चला रहा होता है, पर पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। पर पुष्पा सारे पुलिस वालों को 1-1 लाख रुपए देने की बात करता है, जिसके बाद पुलिस वाले भी मान जाते हैं। इसके बाद कहानी 1 साल पीछे फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें पता चलता है कि पुष्पा एक नॉर्मल मजदूर है, पर अपने किसी के सामने ना झुकने के अंदाज के कारण वो वहाँ से काम छोड़ देता है और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वो रिस्क वाला काम करता है और कुछ लोगों के साथ चंदन के जंगल में अपने एक दोस्त केशव के साथ चला जाता है। अभी एक पुलिस वाले की एंट्री होती है जिसका नाम गोविंद होता है। उसे आता देख सारे मजदूर भागने लगते हैं, पर पुष्पा उन्हें जाने से रोकता है और सारी लकड़ियों को ऊपर पेड़ पर बांध देता है। जब गोविंद यहाँ पर आता है तो उसे लकड़ियाँ नहीं दिखती और वो लोग बकरियाँ चराने का बहाना बना देते हैं और गोविंद को धमकी देते हैं, जिसके बाद उसे वहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा थे। लेकिन एक दिन वह अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पर अटैक करने के लिए आ जाता है, जिसके कारण पुष्पा लकड़ियों से भरा ट्रक लेकर वहाँ से भाग निकलता है और उस ट्रक को कहीं पर छुपा देता है। पर पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और उसे थाने लाकर बहुत मारते हैं। यहाँ उससे उस ट्रक के बारे में पूछा जाता है, पर पुष्पा उन्हें कुछ भी नहीं बताता। फिर पुलिस वाले उसकी फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि तू नाजायज औलाद है। इसे सुनकर उसे काफ़ी बुरा लगता है। यहाँ पर हमें पुष्पा के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि पुष्पा की माँ एक आदमी से प्यार करती थी, जिसके कारण पुष्पा हुआ। लेकिन पुष्पा की माँ की उस आदमी से शादी नहीं हुई। इसी कारण पूरी दुनिया पुष्पा को नाजायज औलाद समझती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 भाइयों के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले आदमी का नाम जॉली रेड्डी, जो लौंडियाबाजी में माहिर होता है। दूसरा छक्का रेड्डी, सॉरी जग्गा रेड्डी, यही हिसाब किताब संभालता है। तीसरा है कोंडा रेड्डी, जो इन तीनों भाइयों में सबसे बड़ा है और वही इस गैंग का लीडर है। और पुष्पा ने पुलिस से बचाकर जिन लकड़ियों को छिपाया था, दरअसल वो इसी की ही लकड़ियाँ थी। जब इन्हें पता चलता है कि पुष्पा ने पुलिस के सामने बिल्कुल भी मुंह नहीं खोला, तो वो तुरंत ही उससे मिलने के लिए आ जाते हैं और उससे उस ट्रक के बारे में पूछते हैं, जिसके बदले पुष्पा उनसे 5 लाख रुपए मांगता है। इसके लिए वो भी मान जाते हैं। पुष्पा उन पैसों से अपने लिए एक वैन ले लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हम कोंडा रेड्डी को देखते हैं, जो अपने आदमियों पर भड़क रहा था क्योंकि कुछ टाइम से उनका माल पुलिस के हाथों पकड़ा जा रहा था। यहाँ पर पुष्पा एक प्लान बताता है जो कोंडा रेड्डी को काफ़ी पसंद आता है। कोंडा रेड्डी लाल चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग अब पुष्पा के हाथों में सौंप देता है, जिसके बाद पुष्पा दूध वाले टैंकर में लकड़ियों को छिपा देता है और बार बार चेक पॉइंट आसानी से पार कर लेता है और गोविंद भी उन्हें नहीं पकड़ पाता। अगले सीन में एंट्री होती है हमारी हीरोइन श्रीवल्ली की, जो उनके ही गांव में रहती है और पुष्पा को उसे देखकर पहली ही नज़र में प्यार हो जाता है। एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने गई थी, तब उनके पास कुछ पैसे कम पड़ गए। यहाँ पर पुष्पा का दोस्त उन्हें 1000 रुपये देता है और कहता है कि तुम्हें पुष्पा को देखकर बस स्माइल करनी है। श्रीवल्ली भी दोस्तों के कहने पर मान जाती है। इसके बाद अगले दिन श्रीवल्ली पुष्पा को देखकर स्माइल करती है। यह देखकर पुष्पा भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। फिर तुरंत ही श्रीवल्ली से बात करने के लिए उसके पास जाता है, पर यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके दोस्त केशव ने उन्हें पैसे दिए थे, तब जाकर उसने स्माइल किया। जिसके बाद वो केशव यानी कटलेट को डांटता है, पर थोड़ी देर बाद बोलता है कि ऐसा कर, 5000 में एक चुम्मी की बात करके आ जा। अगले दिन वो आती तो है, पर उनके बीच कुछ भी नहीं हो पाता।
अब हमें मंगल सीनू को दिखाया जाता है जिसके अंडर पूरी कोंडा गैंग काम करती है। दरअसल कोंडा गैंग अपना सारी लाल चंदन की लकड़ियां मंगल सीनू को ही बेचती है। मंगल सीनू कोंडा रेड्डी के पास आता है और लाल चंदन की लकड़ियां संभालने को बोलता है क्योंकि उसके पास लकड़ियां रखने के लिए कोई भी सेफ जगह नहीं थी। कोंडा रेड्डी इन सारी लकड़ियों को संभालने का काम पुष्पा को सौंप देता है, पर पुलिस इनके कुछ आदमियों को पकड़ लेती है, जिसके बाद उन्हें इस जगह के बारे में पता चल जाता है जहां पर लाल चंदन की लकड़ियां रखी थी। पर पुष्पा उन सारी लकड़ियों को पानी में फेंक देता है और पैसा देकर डैम बंद करा देता है। इस तरीके से पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग पाता। कुछ दिनों बाद पुष्पा को पता चलता है कि मंगल सेनु 1 टन लकड़ियों को 1.5 करोड़ में बेचता है और हमें बताता है कि मैंने इन्हें बस 50 लाख में ही बेचा और उसका भी ये बस 25 लाख रुपए ही देता है। इस बारे में वो कोंडा रेड्डी से बात करता है और उससे कहता है कि हमें मंगल सेनु से हमारा हिस्सा बढ़ाने को बोलना चाहिए, पर कोंडा रेड्डी मंगल सेनु से डरता है, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलता। पर पुष्पा अगले दिन मंगल सेनु के पास जाता है और उससे बोलता है कि हमें 1 टन का 1 करोड़ दो, वरना मैं ये माल तुम्हें ना बेचकर सीधा चेन्नई मुर्गन को बेच दूंगा। यहाँ पर मंगल सेनु के लोग पुष्पा को मारने की कोशिश करते हैं पर उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाते। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा चेन्नई पहुंच चुका है। मुर्गन डायरेक्ट माल लेने से मना बोलता है। वो नहीं चाहता कि मंगल सेनु को बाईपास करके वो किसी मुसीबत में पड़े, इसलिए वो कोंडा रेड्डी से बात करता है और आखिर में मुर्गन माल लेने के लिए मान जाता है और 1.5 करोड़ पर टन के हिसाब से पुष्पा से माल खरीद लेता है। अगले सीन में हम जॉली रेड्डी को देखते हैं जो श्रीवल्ली के पिताजी को पकड़कर मार रहा होता है। श्रीवल्ली जब वहां पर जाती है तो जॉली रेड्डी उससे कहता है कि आज रात मेरे साथ सो और अपने पिताजी को लेकर जा। पर श्रीवल्ली पुष्पा के पास जाती है और उसे अपना प्यार का इजहार करके सब कुछ बता देती है। इसके बाद पुष्पा जॉली रेड्डी को बहुत मारता है और श्रीवल्ली के पिताजी को छुड़ाकर वो सभी वहां से चले जाते हैं। जॉली रेड्डी ने इतनी मार खाई थी कि उसे हॉस्पिटल भर्ती होना पड़ता है। जब ये बात कोंडा रेड्डी को पता चलती है कि पुष्पा ने जॉली रेड्डी को मारा है तो वो पुष्पा को मारने का प्लान बनाता है और एक जंगल में ले जाकर उसे मारने लगता है। पर जब कोंडा रेड्डी उसके ऊपर गोली चलाने वाला होता है तभी कोंडा रेड्डी के ऊपर मंगल सेनु का आदमी गोली चला देता है और वहीं पर ही उसकी मौत हो जाती है। दरअसल वो गोली मंगल सेनु के साले ने चलाई थी जिसे मंगल सेनु ने ही भेजा था, क्योंकि कोंडा रेड्डी ने और पुष्पा ने मिलकर सारा माल डायरेक्ट मुर्गन को बेच दिया था। वो जग्गा रेड्डी को मारने की कोशिश करते हैं पर पुष्पा सभी को धो देता है और जग्गा रेड्डी को बचा लेता है और इसी बीच मंगल सेनु का साला भी मारा जाता है। अगले ही दिन एमएलए एक बैठक करवाता है जिसके अंडर सभी लोग काम करते हैं और लाल चंदन का कुछ पैसा एमएलए को भी जाता है। एमएलए के सामने पुष्पा कहता है कि सारी गलती मंगल सेनु की है क्योंकि उसने हमसे झूठ बोला और हमें कम पैसे दिए, जबकि वही लाल चंदन को डायरेक्ट बेचकर मैंने पर टन के 1.5 करोड़ रुपए कमाए। एमएलए भी सारी बातें समझकर पुष्पा को सभी का लीडर बना देता है और उससे कहता है कि आज के बाद लाल चंदन का पूरा काम तू ही देखेगा। कुछ समय बाद पुष्पा की शादी का समय भी आ चुका था और उस समय एक नया एसपी भंवर सिंह वहां आया था। पुष्पा उसे अपनी शादी का कार्ड देता है और साथ में 1 करोड़ रुपए भी देता है, पर भंवर सिंह को पुष्पा का एटीट्यूड पसंद नहीं आता और वो उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है। इसे सुनकर पुष्पा को काफ़ी गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और कुछ समय तक भंवर सिंह के सामने झुककर रहता है। पर जिस दिन पुष्पा की शादी होती है उस दिन वो भंवर सिंह के साथ होता है और यहाँ पर पुष्पा भंवर सिंह की बातों ही बातों में फाड़ देता है और उससे कहता है कि मैं ऐसी हालत में कहीं भी जाऊं तो मुझे लोग पहचान लेंगे, पर बिना वर्दी के तुझे तेरा कुत्ता भी नहीं पहचान पाएगा। और इसी के साथ वो अपनी शादी के लिए चला जाता है और उसकी शादी हो जाती है, पर भंवर सिंह का कुत्ता उसे सच में नहीं पहचान पाता। गुस्से में आकर वो अपने कुत्ते का काम तमाम कर देता है और जो पैसे पुष्पा ने उसे दिए थे उन पर आग लगा लेता है।
इसी के साथ मूवी की एंडिंग होती है। आपसे एक गुजारिश है कि मेरा न्यू चैनल है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलेंगे पुष्पा 2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।